अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हम बायोएनर्जेटिक का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस किस तरह होते हैं। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी कर लिया। अब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को स्टडी करेंगे क्योंकि हमने इसको डिटेल के साथ स्टडी करना था इस चैप्टर में। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या था, वो प्रोसेस था जो कि क्या करता है कि एनर्जी पुअर मालिक्यूल, कौन से एनर्जी पुअर मालिक्यूल्स हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक मालिक्यूल है। और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में कौन कौन सी टाइप्स है, एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। इनको यूटिलाइज करता है और हमारे पास क्या बनाता है, एनर्जी रिच मालिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में हमारे पास, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी आती है वो कौन सी आती है, सनलाइट की एनर्जी आती है। और वो एनर्जी कौन सी होती है हमारे पास, विजिबल रेज की होती है। अब इसको क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट कौन सा था हमारे पास, क्लोरोफिल। कौन सा था पिगमेंट, क्लोरोफिल। और कौन से थे पिगमेंट, कैरोटीनॉइड। लेकिन इसका जो मेजर हमारे पास इसको कन्वर्ट करता था, ठीक है, ये एनर्जी को, वो कौन सा था, क्लोरोफिल। एब्जॉर्बिंग तो ये थे, लेकिन लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कौन करता था केमिकल एनर्जी में, वो क्लोरोफिल था। इस वजह से हमारे पास क्या है, मेजर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। तो ये हमारे पास क्या बनाता था, नेक्स्ट एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता था। उसका फार्मूला क्या था, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C6H12O6। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या बनाता था, ये वाटर प्रोड्यूस करता था। और वाटर प्रोड्यूस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में वाटर यूटिलाइज भी होता है और प्रोड्यूस भी होता है, इस वजह से ये रिएक्ट। और उसके साथ हमारे पास क्या था, एक अजाफी ऑक्सीजन, मोलेक्युलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी बाय प्रोडक्ट के तौर पे, जो कि प्लांट क्या करते थे, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते थे। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल होते थे कार्बन डाइऑक्साइड के यूटिलाइज, 12 होते थे हमारे पास वाटर के यूटिलाइज, और हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल और 6 ही हमारे पास क्या थे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते थे। तो ये क्या था, ओवरऑल हमारे पास फोटोसिंथेटिक क्या थी, फोटोसिंथेसिस की क्या थी, एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन थी। क्या थी, एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन थी। लेकिन ये प्रोसेस क्या था, हमारे पास मल्टीपल स्टेप में होता था। हमने उस स्टेप को भी वन बाय वन डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे इसको जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन है वो दोबारा देना है ताकि आप लोगों को ये टॉपिक वाइज ये समझ लगे, इस वजह से। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किन स्टेप में दो होता है, एक लाइट रिएक्शन में होता है और एक डार्क रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होते थे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होते थे हमारे पास, स्ट्रोमा में, ठीक है, लाइट रिएक्शन। और अब हमने यहाँ पे इसकी ब्रीफली क्या लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का इंटरेक्शन पढ़ना है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होते थे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में इंटरेक्शन पढ़ना है। तो इस वजह से यहाँ पे ड्रा करने लगा। एक मैं होल क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मैं होल क्या करने लगा, एक सर्कल डायग्राम ड्रा करने लगा। तो हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री वाल है, एनवायरमेंट, ठीक है, जिसे कहते हैं हम सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। ये बाउंड्री वाल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्लोरोप्लास्ट की बाउंड्री वाल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। तो हमारे पास लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग हमारे पास क्या होता है, फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम 1, ठीक है। जैसे कि फोटोसिस्टम 1 ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके बाद होता है फोटोसिस्टम 2, और फिर क्या होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और ये क्या करती है हमारे पास एनर्जी ड्राइव करने के लिए प्रेजेंट होती है। ये फोटोसिस्टम 2 और ये फोटोसिस्टम 1, और नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको हम क्या कहते हैं लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है ये हमारे पास क्या परफॉर्म करता है लाइट रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है, और क्या हो रही है ये सन से आती है लाइट। कौन सी लाइट आती है विजिबल रीजन को, जो कि विजिबल रेंज वाली लाइट होती है 380 नैनोमीटर से लेकर हमारे पास 750 नैनोमीटर तक वाली जो लाइट होती है उसको क्या करता है ये एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाता है, और दो प्रोडक्ट कौन सी होती हैं वो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। एक कंपाउंड होता है हमारे पास एटीपी, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड होता है हमारे पास NADPH। ये वाले दो क्या कंपाउंड बनाता है, दो कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं इस रिएक्शन से। अब इस रिएक्शन में एक और रॉ मटेरियल यूज होता है जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, वो है हमारे पास वाटर। क्या यूज होता है वाटर रॉ मटेरियल के तौर पे यहाँ पे यूज होता है, और वाटर से हमारे पास यहाँ पे जो सिंथेसाइज होता है वो होता है हमारे पास ऑक्सीजन। क्या एक्सपोर्ट होती है यहाँ पे ऑक्सीजन, किस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है लाइट रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है एक रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन, जो कि हमारे पास केल्विन साइकिल भी कहलाता है। क्या होता है डार्क रिएक्शन, अब इसको क्या कहते हैं केल्विन साइकिल, और कहाँ पे होता है ये हमारे पास स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूं ताकि इसकी जो प्रोडक्ट है उसको भी हम डार्क रिएक्शन, अब मैंने साइड पे लिख दिया। अब इसको क्या होता है इसमें, अब इससे इन्वायरमेंटल से क्या आती है इसमें फिक्सेशन के दौरान क्या वाटर यूटिलाइज हुआ लाइट रिएक्शन में। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यूटिलाइज होती है, वो होती है डार्क रिएक्शन में। किसमें डार्क रिएक्शन में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है CO2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है, और यह किसके साथ फिक्स होती है हमारे पास एक कंपाउंड आता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसको क्या कहते हैं हम बिस्को कहते हैं, बिस्को कहते हैं, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट को क्या कहते हैं बिस्को। ये वाला कंपाउंड होता है और इसके साथ क्या करती है ये कंबाइन करती है बिस्को, ठीक है, इसके साथ हमारे पास ये कंबाइन करती है और क्या करती है हमारे पास ये आगे फास्फोग्लाइसिडेट में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करेंगे 3 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और उसके बाद ये फास्फोग्लाइसिडेट, इसको डिटेल के साथ हमने स्टडी करना है। उसके बाद ये किसमें हमारे पास ये सीरीज चलती है और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, किसमें ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और यहां से एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जिसके पास 3 कार्बन होते हैं वो क्या करता है हमारे पास डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकता है। वो किस में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च में। अगर क्या करना है सेल में इसको स्टोर करना है तो ये क्या करेगा ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेल ने इसको एक्सपोर्ट करना है तो ये फर्दर मॉडिफिकेशन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सिक्रोज में। क्या सेल ने अगर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के जरिए क्या करना है एक्सपोर्ट करना है, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा सिक्रोज में। अगर इसने सेल ने इसको सिंथेसाइज किया है क्लोरोप्लास्ट में, अगर इसको स्टोर करना है तो वो हमारे पास स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास क्या है फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या कहा था हमारे पास दूसरे कंपाउंड होते हैं अमीनो एसिड, उसमें भी ये क्या है बाय प्रोडक्ट हमारे पास कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन क्या यूटिलाइज करता है एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करता है, और कौन सी NADPH की एनर्जी को यूटिलाइज करता है, और इसमें किसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है और हमारे पास क्या देता है प्रोडक्ट देता है। क्या देता है
प्रोडक्ट देता है। और प्रोडक्ट कौन सी होती है? 3 कार्बन होती है और किस में कन्वर्ट हो सकती है? अमाइनो एसिड। अब ये वाली जब ये कंपाउंड यूटिलाइज हो जाते हैं एटीपी और NADPH, क्या ये कंपाउंड जब यूटिलाइज हो जाते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? यूटिलाइज हो जाती है। तो ये दोबारा क्या आ जाते हैं? हमारे पास लाइट रिएक्शन के पास आ जाते हैं। NAD पॉजिटिव, ठीक है, NAD पॉजिटिव और हमारे पास एटीपी किस फॉर्म में चला जाता है? ADP में। तो ये क्या है? दोबारा लाइट रिएक्शन के पास आते हैं और दोबारा हमारे पास क्या है? ये रीजनरेट होते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस परफॉर्म करते रहते हैं। अब इसमें ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं दो यूज करता है, असिमिलेटरी पावर और क्या है हमारे पास दूसरी ये टर्मिनोलॉजीज करता है यूज हमारे पास रिड्यूसिंग पावर। क्या है टर्मिनोलॉजीज? दो क्लियर कर ले यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड है, ठीक है, जिनके पास क्या है? एनर्जी मौजूद है, एनर्जी रिच कंपाउंड। अब एनर्जी किस किस के पास मौजूद है? केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट की है हमारे पास किसने? लाइट रिएक्शन वाले पोर्शन है, यानी कि थैलाकोइड में किस फॉर्म में? ठीक है, केमिकल बॉन्ड है हमारे पास एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट है और किसमें है? हमारे पास NADPH, ठीक है, NADPH। अब ये वाला एटीपी को एनर्जी को कहते हैं हम असिमिलेटरी एनर्जी। क्या कहते हैं? असिमिलेटरी पावर, असिमिलेटरी पावर। और जबकि हम NADPH को कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग पावर। अब ये डिटेल्स में आ सकता है क्वेश्चन कि हमारे पास असिमिलेटरी पावर कौन सी है और रिड्यूसिंग पावर कौन सी है। तो एटीपी हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है और हमारे पास NADPH क्या है? रिड्यूसिंग पावर और एटीपी असिमिलेटरी पावर है। अब असिमिलेटरी का पावर का क्या मतलब होता है? वो मॉलिक्यूल क्या करे जो एनर्जी प्रोवाइड करे। क्या करे? जो एनर्जी प्रोवाइड करे दो मॉलिक्यूल के कंबाइन करने के लिए। हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना था, तो ये क्या करे? एनर्जी प्रोवाइड करे। तो ऐसी पावर को हम क्या कहते हैं? असिमिलेटरी पावर कहते हैं। इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर एनर्जी चाहिए वो एटीपी प्रोवाइड करे तो ये क्या होगी? हमारे पास असिमिलेटरी पावर होगी। जबकि रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है? ये एनर्जी भी प्रोवाइड करे और साथ में क्या करे? हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट भी दे। मीन के क्या करे? एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ में क्या करता है? रिड्यूसिंग एटम भी देता है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एजेंट क्या करे जो कि हाइड्रोजन की एडिशन करवाए। तो हमारे पास जो NADPH होता है ये हमारे पास क्या करता है? एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कितनी प्रोवाइड करता है? 1, ठीक है। NADPH 3 ATP के मुकाबले जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। NADPH 3 ATP जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसके बाद हमारे पास क्या देता है? हमारे पास क्या? एक हाइड्रोजन भी देता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। तो ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है हमारे पास NADP है। तो यानी कि अगर हाइड्रोजन डोनेटिंग होगा जो हमारे पास मॉलिक्यूल एनर्जी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन डोनेट करने की सलाहियत रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग पावर है। तो इसके पास रिड्यूसिंग पावर होती है और ये इसके पास क्या होती है? असिमिलेटरी, यानी कि दो मॉलिक्यूल को मिलाने की। इसके पास कौन सी पावर है? एनर्जी भी प्रोवाइड करता है यानी कि पावर है और उसके साथ क्या कर रहा है? अगले मॉलिक्यूल को रिड्यूस भी कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड भी कर रहा है। तो ये क्या होती है हमारे पास? इसके पास रिड्यूसिंग पावर होती है। तो इसमें ये दो मॉलिक्यूल को जिक्र करना था उसने, रिड्यूसिंग पावर और असिमिलेटरी पावर। इसको मैंने इसके लिए डिटेल के साथ डिस्कस किया ताकि ये हमने आगे फोटोसिंथेसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। अब ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है? एज अ रिएक्टेंट यूज होती है। मीन के ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कौन है? वो है हमारे पास इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में 0.03% से लेकर 0.04% तक क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है।
अब ये हमारे पास क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, फोटोसिंथेसिस अमल के लिए यूज होती है। तो हमारी अर्थ पे कितने परसेंट फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल प्लांट कर रहे हैं, तो हमारी अर्थ में क्या हो रही है 10% जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है यानी कि जमीन की सतह पे पाए जाने वाले टेरेस्ट्रियल प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे पास किस तरह हो रही है, वो हमारे पास ओशंस में हो रही है, उसके अलावा लेक्स में हो रही है, और किस में हो रही है, ठीक है, पॉन्ड्स में हो रही है, लीवर्स में हो रही है, यानी कि बाकी रिवर्स, ठीक है, रिवर्स। तो बाकी जो रीजन्स है उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है वाटर के इनसाइड। 10% जो है वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट कर रहे हैं, और इसमें कौन होगा, रियलजी कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है, हमारे पास प्रोटिस्ट कर सकते हैं। अब ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के अंदर एंटर किस तरह होती है, तो हमने सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि जो सेल के लोअर लीव्स होते हैं, मीन के लोअर सरफेस होती है, सरफेस कौन सी, लीव की लोअर सरफेस होती है, वहां पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा क्या होते हैं, ये ऐसे सुराख होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो आप इन लोअर सरफेस, इस लीव की जो लोअर सरफेस है, आप इस लीव की लोअर सरफेस से क्या होते हैं, गैसेस एंटर होती हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एंटर होगी, और इसमें को अब्सॉर्ब करने वाले यहाँ पे जो लीव के अंदर होते हैं कौन से मेसोफिल सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो क्या करते हैं, इस गैस को अब्सॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का अमल जो कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन है वो होती है डार्क रिएक्शंस में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके जरिए एंटर हो रही है लीव्स में, तो ये हो रही है स्टोमेटा के जरिए। अब स्टोमेटा की अमाउंट क्या होती है, ये लीव के 2% क्या है, सरफेस एरिया के लिहाज से प्रेजेंट होता है, मतलब जितना उसका सरफेस एरिया होगा उस लिहाज से क्या होंगे, 1 to 2% होंगे। मीन के अगर 100 मिलीमीटर एरिया सरफेस तो उसमें 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे। और क्या होंगे, ये लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं उनकी अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी गैसियस एक्सचेंज के अलावा ये ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प लेते हैं। अब हम एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या है कि ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और किससे बॉन्डेड होते हैं, गार्ड सेल से। क्या होते हैं, गार्ड सेल से। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये ओपन होते हैं मोस्टली किस टाइम, डे टाइम, ठीक है, ओपन होते हैं मोस्टली डे टाइम, और क्लोज होते हैं किस टाइम, हमारे पास मोस्टली ये नाइट टाइम। ठीक, कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को डील कर रहे हैं। अब ये गार्ड सेल्स क्या, हम किसी प्लांट को अंधेरे में रख दे, डार्कनेस में रख दे, तो ये प्लांट क्या ये फोटोसिंथेसिस का अमल करेगा या नहीं करेगा, तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस का अमल यानी कि गार्ड सेल्स को ओपन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन की भी चेंज होना है, एक्सचेंज होना है। तो वो क्या करता है, इस गार्ड सेल्स को एक रिदम के साथ, जो कि इंटरक्लॉक्स होते हैं, जिनको क्या करते हैं, जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इंटरक्लॉक्स होते हैं जिनको क्या करते हैं, जीन कंट्रोल करते हैं। इंटरक्लॉक्स यानी कि इंटरनल रिदम्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, ये अगर आप इसको धूप में छांव में भी रखते हैं, वो इंटरनल रिदम्स की वजह से ये क्या करेंगे, इंटरनल क्लॉक्स की वजह से ये ओपन और क्लोज होते रहेंगे। तो आज हमने ये क्या कर लिया, फोटोसिंथेसिस का एक जनरल ओवरव्यू भी ले लिया, और जनरल ओवरव्यू के बाद हमने इसमें असिमिलेटरी और क्या है, हमने रिड्यूसिंग पावर के बारे में स्टडी किया। तो आप ये याद रखिएगा, एटीपी असिमिलेटरी पावर होती है, और ये एनर्जी करेंसी सेल की भी होती है, और जो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है वो कौन है, NADPH और FADPH भी होती है, क्योंकि उसके पास भी हाइड्रोजन होता है। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।